हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th का टॉपिक जो स्टार्ट किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसको केमिकल रिएक्शन की बात हुई थी और केमिकल इक्वेशन की भी मैंने बात किया था। और बेसिकली केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी दो एटम या फिर दो मॉलिक्यूल्स जो है आपस में इंटरेक्ट करता है और वो कोई एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। एज़ यूजुअल आपके मन में एक सवाल एराइज करवाया था कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स में ऐसी क्या बातें हैं जो वो अपने आप में रिएक्ट करना चाहता है, क्यों इंटरेक्ट करेगा, बिना मतलब की तो कुछ होती नहीं है। तो साइंस में भी हर चीज़ का एक लॉजिक है, हर चीज़ का एक रीज़न है। जब आप उसकी रीज़न पे जाएंगे कि कोई भी एटम या फिर कोई एलिमेंट या फिर कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल क्यों आपस में इंटरेक्ट करती है, तो आपको ये बात पता चला था क्योंकि वो मॉलिक्यूल, वो एटम, वो एलिमेंट, वो सब्सटेंस कहीं ना कहीं अपने आप में अनस्टेबल फील कर रहा था। अब आप कहेंगे सर हम अनस्टेबल हैं इंसान में, तो ये मुझे पता है, हो सकता है हम जॉबलेस हो तो अनस्टेबल हैं, लेकिन एटम एंड मॉलिक्यूल वो अनस्टेबल, ये बात मुझे पची नहीं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हर वो एटम या मॉलिक्यूल्स अपना अगर आप किसी एलिमेंट की बात करेंगे तो वो हर एलिमेंट यही चाहती है कि उनके लास्ट ऑर्बिटल में, जो आपने क्लास 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ा है कि लास्ट ऑर्बिटल्स में एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन में पेट भरता है हाइड्रोजन और हीलियम का, बाकी सारे को चाहिए 8 के 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के चक्कर में कभी इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, कभी गेन किया, ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को जब कंटिन्यू करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है। लेकिन ये चीज़ बाय नेचुरल हो रहा है, हमें तो दिख नहीं रहा है, बहुत माइक्रो लेवल की बातें हैं। आप इसे माइक्रोस्कोप पे ऐसा है नहीं कि लगा करके एकदम चेक करें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, ये प्रोटॉन यहाँ से, आप ये दोनों आपस में इंटरेक्ट किया, ये दिखता नहीं है बेसिकली। तो अब इसके लिए क्या होता है कि इसके कन्वीनियंस के लिए हम इक्वेशंस की स्टडी करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं एज ए स्टडी। क्योंकि जैसे आपने कहा कि मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है या अगर रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन बात तो ये है कि ना मैग्नीशियम को पता है कि आज मुझे मैग्नीशियम कहा जा रहा है, ना उसे ये पता है कि मुझे Mg से डिनोट करता है, ना ऑक्सीजन को ये खबर है कि मुझे ऑक्सीजन के नाम से पुकारा जाता है और मुझे O से डिनोट किया जाता है, ऐसा तो है नहीं। तो बेसिकली वो एक अपना अलग पर्सपेक्टिव है, उनका एक अलग प्रोसेस है। उस प्रोसेस को स्टडी करने के लिए हम नेचुरल उस जो नेचुरल प्रोसेस है उसको स्टडी करने के लिए अपने कन्वीनियंस के लिए हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की स्टडी की थी। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में मैंने दो बातें किया था, जिसमें आपको बताया था कि एक लिखा कैसे जाता है, किसी इक्वेशन को लिखने के बारे में भी बताया, देन फिर ये भी बताया कि उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। लेकिन आज जो बारी है वो इस चीज़ को लेकर के है कि आखिर कौन कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शंस होता है, ये भी तो स्टडी करना ज़रूरी है। तो आइए आज का अगला जो टॉपिक है वो यही है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैं रिएक्शन को पूरा ना लिख करके R पे XN लिख रहा हूँ फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है, क्योंकि साइंस की बातें हम समय बचाने का कोशिश करते हैं। तो बेसिकली 5 टाइप का रिएक्शन आपको क्लास 10th के लेवल पे पढ़ाया जाता है, बाकी टाइप्स और भी हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसे 5 ही कंसिडर करेंगे। फर्स्ट जो है वो आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, and the third one is displacement reaction. Displacement reaction, and fourth one is double displacement. Double displacement reaction, and the last one आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग से ऐसा नहीं है कि केमिकल के रिएक्शन के टाइप्स में यही लास्ट है, यह है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब क्या होता है ये पांचों, क्या होता है कॉम्बिनेशन, क्या होता है डिकम्पोजिशन, किसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, किसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, और किसे कहा जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन, देखेंगे एक एक करके। लेकिन अभी तो चर्चा सिर्फ कॉम्बिनेशन पे होने जा रहा, और अगली क्लास में आप डिकम्पोजिशन और फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट की स्टडी फर्दर करते चलेंगे। आज के लिए कॉम्बिनेशन ही पढ़िए। वैसे तो बेटा नाम से ही पता चलता है कॉम्बिनेशन से कि कोई भी चीज़ इसमें कंबाइन कर रहा है, ये ठीक वैसे ही है। आपके क्लास में अगर अलग अलग सेक्शन है, मान लेते हैं आपका क्लास 10th है, क्लास 10th में 2 सेक्शन, सेक्शन A एंड सेक्शन B। एक दिन की बात है आपके क्लास टीचर नहीं आए थे,
या सब्जेक्ट टीचर कहते हैं कि सब्जेक्ट टीचर नहीं आया, जिसके वजह से दोनों क्लास को एक जगह पे मर्ज किया गया है, कंबाइन किया गया है। बेटा सेक्शन ए के बच्चों को और बी के बच्चों को मिला करके एक क्लासरूम में बैठाया, कहीं ना कहीं दोनों कंबाइन किया, दोनों कंबाइन करके एक सिंगल क्लासरूम में बैठा है। इस क्लासरूम का नाम मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई भी चीज़ हो सकता है वेरिएबल्स के फॉर्म में, ठीक है। ठीक उसी तरीके से नेचुरल वेब में यहाँ भी होता है। कॉम्बिनेशन प्रोसेस में क्या होगा कि कोई दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में इंटरैक्ट करता है और इंटरैक्ट करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। एक छोटी सी बात है, कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा है। क्या कंबाइन होगा? तो सब्सटेंस क्या है? कुछ भी ले लो, एलिमेंट ले लो, कंपाउंड ले लो, एटम ले लो, मॉलिक्यूल्स ले लो, जो लेना है ले लो, सब्सटेंस की बात है। तो और ये जो सब्सटेंस जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, मैंने आपसे कहा है कि वो रिएक्टेंट है और उसे LHS के साइड पे लिखा जाता है, और जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, जो प्रोड्यूस होता है उनके इंटरेक्शन से, उसे प्रोडक्ट कहा जाता है, जो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, और उसे RHS का साइड है वो बेसिकली, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर भी आप देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मान लेते हैं कि कोई A सब्सटेंस है और कोई B सब्सटेंस है, दोनों रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद कोई एक C सब्सटेंस प्रोड्यूस हुई। तो आपने क्या देखा? A एंड B दोनों कंबाइन हुआ और C बना। दूसरी बात ये कि कोई भी जो एटम्स हैं, लाइक हाइड्रोजन है या नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, जो भी एलिमेंट्स हैं, जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो वो अपना नेचर बदलती है, लेकिन अपना एटम्स नहीं बदलता, अपना नाम नहीं बदलता है। वो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिला, ओहो हो कोई दूसरा एलिमेंट की डिस्कवरी, ऐसा नहीं है। रहते वही दोनों, लेकिन एक साइंटिफिक मैनर में, जो आपको केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया था कि कैसे बैलेंसिंग की जाती है, वैलेंसी को बैलेंस करना होता है, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना होता है, और फिर फर्दर जो बातें हुई थी पिछले क्लास में आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने एक एज फॉर द एग्जांपल जो NCERT भी कंसिडर करती है, मैंने अगर मान लो एक मॉलिक्यूल लिया है, डेट इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को अभी मैं वाटर के साथ रिएक्ट किया, दोनों मिले और बनाया क्या? स्लैग्ड लाइम, CaOH2, ठीक है। यहाँ पर केमिकल इक्वेशन को मैंने ध्यान में रखते हुए लिखा है इन चीज़ों को। यह आपका कैल्शियम ऑक्साइड है जिसे क्विक लाइम कहा जाता है। क्या कहा? क्विक लाइम। और इस वाले को स्लैग्ड लाइम कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ कैल्शियम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बना है, ऐसा नहीं है कि वो कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ करके कुछ और एटम या किसी और एलिमेंट से बना हो। प्रोडक्ट जो बनेंगे, क्योंकि आपको पता है ना बेटा, जो रॉ मटेरियल में है वही तो दिखेंगे यार इधर भी। अब अगर हमारे रेसिपी में, अगर मैं रियल लाइफ की अगर बात करूँ एग्जांपल में, अगर आपने दाल चावल बनाए हैं तो दाल चावल ही दिखेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आपने कुकर में डाला दाल, सीटी लगने के बाद मटन है, ऐसा तो होता नहीं। तो वो दाल दाल ही होगा रिएक्शन के बाद। उसी तरीके से यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम है, क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट किया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया। मैं बस थोड़ा सा पिछले क्लास को और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बस एक बात इसमें बता रहा हूँ कि कैसे ये केमिकल इक्वेशन आखिर लिखा गया। कैल्शियम ऑक्साइड में सबसे पहले आप देखिए कि दो एटम है, कैल्शियम, ये रहा कैल्शियम, और ये ऑक्सीजन। कैल्शियम की भी वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 है। इस वजह से दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या हुआ कि एक से ही मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है। बाकी H2O क्यों है? क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना? 1, ऑक्सीजन की कितना? 2। अब बताओ, हाइड्रोजन की कैपेसिटी 1 की है लेकिन रहना ऑक्सीजन के साथ है, तो पेट इसका कब भरेगा? जब ऑक्सीजन की पेट कब भरेगी? जब हाइड्रोजन 2 रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की आज कैपेसिटी 2 पूरी खाने की है और हाइड्रोजन की कैपेसिटी 1 पूरी खिलाने की है। तो ऐसे कितने हाइड्रोजन लाने पड़ेंगे? 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसी चीज़ को, वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए लिखा गया H2O, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, ये रहा कैल्शियम और ये रहा OH, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी 1, मतलब कैल्शियम की कैपेसिटी है खाने की 2 पूरी, और हाइड्रोक्साइड्स जो आप देख रहे हैं इसकी कैपेसिटी 1 पूरी खिलाने की। जैसे कितने हाइड्रोक्साइड लेके आऊँ जो कैल्शियम का पेट भर जाए? ऑब्वियस सी बात है 2 से, या अगर
इन लोकल लैंग्वेज में बोलता हूँ कि इसे खिलाने के लिए, और अगर आप साइंटिफिक टर्म में बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इस वजह से CaOH2 लिखा गया स्लैग लाइम। और इसकी फर्दर भी रिएक्शन होती है। ये स्लैग लाइम को वाइट वॉशिंग के लिए भी यूज किया जाता है, क्योंकि जब ये स्लैग लाइम CO2 से रिएक्ट करती है लाइक इस तरीके से CaOH2 प्लस CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है CaCO3। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक पार्ट है। ये स्लैग लाइम है और ये CO2 के साथ बना स्लैग लाइम। और ये फार्मूला बेसिकली मार्बल का भी एक फार्मूला है ये, ठीक है। मार्बल का भी यही फार्मूला होता है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि स्लैग लाइम मिला, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया और ये CaCO3 का फॉर्मेशन हुआ। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, वो कुछ इस तरीके से हैं, देख सकते हैं आप। लाइक अगर मैं बात करूं कोल का, दैट इज कोयला। कोयला जो जलता है, जब वो जलता है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन तो होता ही है, और क्योंकि कोयला है सॉलिड फॉर्म में और कार्बन है, तो कार्बन को मैं सॉलिड फॉर्म से डिनोट कर रहा हूँ, और आज वो मिला ऑक्सीजन के साथ जो कि गैसियस फॉर्म में आपके इन्वायरमेंट में है। दोनों कंबाइन किया है, कार्बन और ऑक्सीजन बना लिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं वाटर का, तो वाटर बेसिकली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, H2 के फॉर्म में और ये O2 के फॉर्म में, और ये बना दिया क्या, H2O। H2O क्यों बनाया, क्योंकि देखिए इस साइड पे देखें कि क्यों H2O लिखा गया, 2HO क्यों नहीं लिखे। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। यहाँ पे वही बातें हैं, ऑक्सीजन की खाने की कैपेसिटी कितनी है, 2 पूरी। एक हाइड्रोजन 1 पूरी खिला सकता है, तो कर लो मल्टीप्लाई इसको 2 हाइड्रोजन से, हो गए। लेकिन अभी भी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्यों, क्योंकि अब इसके एटम के साथ खिलवाड़ हुआ। इधर 2 एटम है LHS पे, राइट हैंड साइड पे एक ही एटम है, इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हाइड्रोजन हुआ, और फिर इधर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से इस रिएक्शन को क्या लिखा गया, 2H2 प्लस O2, और ये हो गया क्या, 2H2O। उसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स भर करके हैं, आप उसमें 2-4 को ही डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स की बुक है तो आपको वो मिलता रहेगा। एक और एग्जांपल्स है जिसमें नेचुरल गैसेस की अगर मैं बात करूं, दैट इज CH4। ये चल नहीं रहा है, सॉरी। CH4 अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी CO2 का फॉर्मेशन करता है। मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बनाता है ये, ठीक है। बेसिकली जो मीथेन गैस का यूज करते हैं वो फ्यूल्स के फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि कंबाइन हुआ है 2 मॉलिक्यूल्स का, एक तो CH4, दूसरा ऑक्सीजन के साथ। और जो बेस्ट एग्जांपल जो आप क्लास चैप्टर नंबर 6 में पढ़ने के लिए जाएंगे, लाइफ प्रोसेस में जब आप रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर के एनर्जी रिलीज करता है और CO2 प्रोड्यूस होता है। तो इसका भी आप देख लीजिए कि ये लाइक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है, सॉरी इसमें से आज एक ही चल रहा है, C6H12O6 और मिला 6O2 के साथ और बन गया क्या, 6H2O 6CO2 प्लस एनर्जी। ये आपस में कंबाइन हुआ, कंबाइन होकर के कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। ये प्रोसेस को आप वैसे चैप्टर 6 में अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ डिटेल में। तो बेसिकली आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखा कि कोई भी जो सब्सटेंस है, दैट इज एलिमेंट हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, किसी की भी बात कर ले, 2 या 2 से ज़्यादा आपस में रिएक्ट करेगा और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट पे अपना काम हो रहा है। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम कहते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट किया, स्लैग लाइम बना लिया, स्लैग लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, CaCO3 बना लिया। आज ये हमारे पास कोल था, कोल में कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, CO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, पानी, नेचुरल गैस, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, CO2 और एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि एनर्जी अगर रिलीज होती है तो इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। और अगर एनर्जी कंज्यूम होता है, अब
नेक्स्ट जो आपका थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर है उसमें आप पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या है कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटा है और यहाँ पे बॉन्ड बना भी है। तो अब आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन लिख सकते हैं। एग्जांपल्स तो भर भर करके हैं, ये आप एग्जांपल लिख लीजिएगा। डेफिनेशन में लिख लीजिए, इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, it is a डेफिनेशन, मुझे एक्चुअल में यहाँ पे लिख देता हूँ, it is a type of chemical reaction in which two or more than two reactant interact with each other and form single product। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है और ये एग्जांपल्स में आप भर भर करके लिख सकते हैं, इधर भी इधर भी। तो ये बातें हुई आज आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को लेकर के, जिसमें मैंने कंबाइन की बात की। अब अगले क्लास में डिकम्पोजिशन रिएक्शन की स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।